फिर आरपीएससी क्लियर करने के बाद भी मैं जिस डिपार्टमेंट में गई हूँ उस डिपार्टमेंट पे जाके मेरे को इतना सा भी कुछ खुशी नहीं मिली। हर तरफ करप्शन, हर तरफ दोगले लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, आजकल हमारे देश के युवाओं के जीवन में कोई क्लियरिटी नहीं है कि मुझको क्या करना है क्या नहीं करना है। भारत की जवानी के साथ एक जबरदस्त धोखा है जो आजादी के बाद से ही चल रहा है। जब सरकार, समाज, कंपनी पूरी व्यवस्था रोजगार दे पाने में अक्षम हो जाती है, वहीं यूपीएससी में 1000 से भी कम सीटें होती हैं, जिसकी तैयारी के लिए 20 से 25 लाख लोग तैयारी कर रहे होते हैं। इसी तरह से नीट, आईआईटी, आईआईएम की तैयारी में लगे हुए होते हैं लोग। अगर कोई पुलिस, दरोगा, बैंक या किसी एक दिवसीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो उसका पूरा जुलूस निकलता है। एक साधारण सा बैंक मैनेजर या पुलिस दरोगा बन जाने से इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो जाती है, और आईएएस, आईपीएस भी इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई कि उनको आप राजा घोषित करे दे रहे हो। इतना ही नहीं हुआ है, जो आईएएस, आईपीएस बन जाते हैं उसके बाद वो खुद सोशल मीडिया पर फर्जी ज्ञान दे रहे होते हैं। ये लोग सुबह सुबह अपनी कोटेशन डालते हैं जो महा घटिया होती है। अगर कोई आईएएस, आईपीएस में सिलेक्ट हो गया है तो क्या इससे आप प्लेटो और सुक्रेटिस हो जाओगे? तुम्हारी क्या हैसियत है ज्ञान देने की? और अपने नाम के आगे लिखेंगे आईएएस, आईपीएस, और नाम इनके व्यूअर वही लोग होते हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं। ये लोग आपको अपना एक्सपीरियंस नहीं बताते हैं, ये लोग अपने आप को यूपीएससी स्टूडेंट बताते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि ये यूपीएससी स्टूडेंट क्या होता है। यह तो एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। स्टूडेंट क्या चीज होती है, इसमें कौन सी डिग्री मिलती है? यूपीएससी स्टूडेंट क्या होता है? लेकिन स्टूडेंट बोलकर खुद को बेवकूफ बनाना आसान हो जाता है। मान लो एमबीबीएस के स्टूडेंट हो तो 4-5 साल लगता है, वैसे ही यूपीएससी स्टूडेंट बोलते हैं लोग कि इसमें 7-8 साल लगता है। पूरा एक कल्ट डेवलप कर दिया गया है। सबसे ज्यादा यूपीएससी के बाद जेई और मेडिकल, कुछ हद तक कैट एग्जाम, भारत की जवानी बर्बाद हुई जा रही। एक आदमी का सबसे उत्पादक समय लग रहा है जिसका सराय और कठवाड़िया सराय का धूल फाकने में। ये वो जगह होते हैं जहां मुखर्जी नगर यूपीएससी वाले बैठे होते हैं। ये क्या चल रहा है, क्या चाहते हो? चल ये रहा है कि सरकारी विभागों में, सरकारी पदों पर जितना तुम काम नहीं करोगे उससे ज्यादा तनख्वाह हो गई है। एक के बाद एक ये कमीशन आए हैं। जितनी तनख्वाह एक सरकारी कर्मचारी को मिल रही है, ये लोग उसके अपेक्षा 10% भी काम नहीं करते हैं। फिर आरपीएससी क्लियर करने के बाद भी मैं जिस डिपार्टमेंट में गई हूँ उस डिपार्टमेंट पे जाके मेरे को इतना सा भी कुछ खुशी नहीं मिली। हर तरफ करप्शन, हर तरफ दोगले लोग हैं। किसी से आप दोस्ती नहीं कर सकते, उनके साथ बैठ के बात करने का मन नहीं करता कि आप इनसे बात कर सकते हो, इनका कोई लेवल है, दोस्ती नहीं कर सकते। ऑफिस में रुकने का मन नहीं करता, हर वक्त यही सब चलता रहता है। अभी मेरे कोई नोन थे, उनका केस आया था कोई फाइल का, तो मैंने बोला कि ये बिल्कुल सही है, इस पर क्यों आप 1-1.5 करोड़ की पेनल्टी लगा रहे हैं? लड़का बिल्कुल सही है, यंग लड़का था, उसका कोई काम था गारमेंट्स का। तो मैंने नोटिफिकेशन निकाल के दिखाया कि नोटिफिकेशन सारा उसके फेवर में, क्लियर कट उसके फेवर में, आप पेनल्टी बना ही नहीं सकते। तो बोलते हैं जो बंदा था जिसने पेनल्टी बनाई थी वो करप्ट लोगों में अव्वल लेवल पे था कि नहीं वो मानेंगे ही नहीं। तो उनका क्यों नहीं मानेंगे? जब है ही इसके फेवर में तो कैसे नहीं मानेंगे? वो नहीं मानेगा, वो अपने तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन करेगा। तो मैंने बोला मैं लड़ाई करूँ क्या जाके उससे? तो बोलते हैं कि देख तू ऐसे मत कर, होता क्या है कि तू इसको इस तरीके से देख कि सपोज़ किसी घर में बच्चा पैदा हुआ है तो हिंजड़े आते हैं ना, तो उसी तरीके से लेके उसके पास फाइल आ गई ना डिपार्टमेंट में तो कुछ देना ही पड़ेगा। तो इस लेवल पे मतलब सपोज़ कि दूसरों के लिए तो मैं क्या कुछ कर पाऊँगी इस डिपार्टमेंट में रह के। कोई मेरा नोन है, उसकी फ़ाइल आई है तो ये बोला जा रहा है कि नहीं पैसा तो देना ही पड़ेगा, ये तो ट्रेंड है, फाइल आई है तो देना है। क्यों देना है? वो गलत ही नहीं है, चलो ठीक है देना है, आप लेते हो, लो। अगले को भी फ़ायदा दे रहे हो तो आप लो, लेकिन वो गलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके फेवर में सारी चीज़ें। फिर आप उसको डरा रहे हो कि तेरे ऊपर 1.5 करोड़ की पेनल्टी लगाऊंगा। अब 1.5 करोड़ की पेनल्टी से बचना तो 10-20 लाख रुपए नॉर्मल चीज़ है।
तो आरपीएससी यूपीएससी क्लियर करने के बाद भी ये हालत होती है। हमारे कमिश्नर हैं जितने भी आते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि अगर मेरा उनसे सीनियर होने का नाता ना हो या इस तरीका नहीं हो कि वो मेरा बुरा कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो मैं खड़ी होकर उनको नमस्ते नहीं करूँ। इस तरह के लोग इतना पैसा खा रहे हैं, मतलब एक अब फेडअप हो चुकी मैं कि यार नहीं देते तो ज़्यादा अच्छा था, कहीं अब आने के बाद तो और बुरी कंडीशन है। तो बस मैं ये आपको एग्जांपल दे रही थी, आपने जब ये सरकारी नौकरी में बहुत कम काम करना पड़ता है, उसके एवज में तनख्वाह बहुत ज्यादा होती है। भारत की सारी जवानी सरकारी नौकरी के चक्कर में मरी जा रही है। वही चाहिए वही चाहिए। अगर किसी से पूछ लो 8-10 साल क्यों लगे हुए हो, बोलते हैं अभी 8-10 साल ही तो हुए हैं। सरकारी नौकरी मिलने के बाद ऊपरी कमाई अलग से मिलेगी, मौज ही मौज रहेगी। अगर 8 साल की मेहनत से 40 साल का आराम मिल जाता है तो क्या बुराई है। इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लोग करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट में आपको उतनी ही तनख्वाह मिलती है जितना आप काम करोगे, जिसके आप हकदार हो। लोग बोलते हैं 20-25 हजार बहुत कम है, इतना तो सरकारी नौकरी में किसी प्यून को मिल जाती है। अगर कोई भी बीटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का स्टार्टिंग सैलरी 20 से 25 हजार ही आती है। घर वाले उसे ताना मारते हैं कि बगल वाले चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, चपरासी बन गया है, 25 हजार से ज्यादा तो वो कमाता है। बाकी बड़े बड़े अफसरों के साथ लाल बत्ती में घूमता है, ठाठ है। बड़े बड़े सेठों और नेताओं को अफसर के दरवाजे पर रोक सकता है। चपरासी है तो क्या हुआ। तो जब चपरासी की भर्ती कभी निकलती है तो उसमें पीएचडी वाले भी अप्लाई कर रहे होते हैं। ये सब पढ़ते नहीं हो क्या। चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति के पद आए हैं कुछ, और उसके लिए 20,000 एमटेक, 2 लाख बीटेक और 10,000 पीएचडी होल्डर ने अप्लाई करा है। इन लोगों को प्राइवेट में अच्छी नौकरी मिल रही थी, लेकिन प्राइवेट की नौकरी सरकारी अयासी से क्या मुकाबला, कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता है। बोलते हैं 5 साल बेरोजगार बैठ लेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करेंगे। तो पूछो क्यों नहीं करोगे, क्योंकि वहां काम करना होता है। हम काम वहां करते हैं जहां काम नहीं करना होता है। ये जो सरकारी कल्ट है, ये इकोनॉमी जॉब मार्केट को डिस्क्यूट कर दिया है। इस पूरे खेल में सरकार एक प्लेयर है, कोचिंग वाले एक प्लेयर है, एक प्लेयर ये है, एक प्लेयर सरकार है। जो आईएएस आईपीएस बनकर जो फैंडम फैला रहे हैं वो भी एक प्लेयर है इस साजिश में। कुल मिलाकर इसका खामियाजा भारत की अर्थव्यवस्था और पूरी भारत की जनसंख्या को भुगतना पड़ रहा है। यह एक सरकारी किला बना दिया गया है। इस किले के अंदर एक सरकारी वर्ग है और बाकी जनसंख्या एक अलग वर्ग है। भारत की जनसंख्या का काम है दब कर रहना, और सरकारी किले के लोगों का काम है पूरी जनसंख्या को दबा कर रखना। नीचे वालों का काम है कम पैसे में मेहनत करते रहना, और ऊपर वाले सरकारी लोगों का काम है खूब पैसा लेना और कुछ न करना। ये समाज में 2 वर्ग बनाए गए हैं। एक का काम है शोषण करना और वो सरकारी वर्ग है, और दूसरे वर्ग का काम है शोषित होते रहना। लोगों में होड़ मची हुई है शोषित वर्ग से शोषण करने वाले वर्ग में जाने के लिए। ऊपर के वर्ग का काम है शोषण करना, वह सरकारी वर्ग है। वह बिना कुछ करे उनको खूब मिलता है, पहले तो सैलरी खूब मिलता है, और जो ऊपरी कमाई होती है उसकी तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों सरकारी नौकरी वाले से ही शादी करना चाहते हैं। ऊपर वाले वर्ग में सरकारी किले में पहुंचने का 2 ही तरीका है, या तो एग्जाम पास कर लो या तो सरकारी नौकरी वाले से शादी कर लो। भारतीय जनता इन्हीं 2 चीजों पर पागल है। ठीक वैसे जैसे एक पद के लिए 10,000 लोग खड़े हैं, ठीक वैसे ही किसी सिलेक्टेड लड़की या लड़के से शादी के लिए 10,000 से ज्यादा लोग खड़े हुए हैं। क्योंकि अगर आपको अपनी क्लास बदलनी है तो यही 2 तरीके हैं, सिलेक्शन और शादी। ये सीधा शोषण चल रहा है। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। जो सरकार पैसा मुफ्त बांट देती है कर्मचारियों को, ये पैसा कहाँ से आता है। ये पैसा भारत का प्रत्येक नागरिक टैक्स के रूप में देता है। सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते अधिकतर लोगों का 30 से 35 साल की उम्र बीत जाती है, और जिन लोगों का नहीं हो पाता है तो कुछ लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब यूपीएससी या पीसीएस या किसी वनडे एग्जाम के अटेम्प्ट का आयु खत्म हो जाता है, उनके वो ओवर एज हो जाते हैं, तो वो टूटा हुआ इंसान बनकर निकलते हैं उस प्रक्रिया से, जिसके लिए समाज में कोई स्थान नहीं है, जिसकी उम्र बीत चुकी है, जिसका आत्मसम्मान और आत्मबल नष्ट हो चुका है। लेकिन दिलासा दिया जाता है
यूपीएससी तो मंदिर है, तुम वहां जाओ और भक्त बन जाओ और अपनी जवानी की वहां आहुति दे दो। क्या है ये? यही बात आईआईटी पर भी लागू होती है, पर वहां कम, क्योंकि वहां पर इतने साल कोई नहीं लगाता है। ये भी अपने दिमाग से निकाल दो कि यूपीएससी क्लियर करने वाले बड़े होनहार होते हैं। बहुत साधारण आदमी भी अगर 5-6 साल घिसता है तो वो भी क्लियर कर लेता है यूपीएससी। दो तरह के लोग होते हैं, आप चुन लीजिए कि आपको कौन सा बनना है। एक व्यक्ति वो होता है कि सामने शोषण करने वाला का समूह है, तो व्यक्ति कहता है कि मैं भी उसी का समूह या हिस्सा बन जाता हूँ, उसका हिस्सा बन जाऊंगा तो लूट में भागीदारी मिलेगी। वहीं दूसरा व्यक्ति वो होता है जो सामने लुटेरों का दल होता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है मुझको इसका हिस्सा नहीं बनना है, मुझे इसके लूट में साझेदारी नहीं चाहिए, मैं इस दल को चुनौती दूंगा, मिटा सकता हूं तो मिटा दूंगा, नहीं तो मेरा जो होगा सो देखा जाएगा। आप चुन लीजिए कि लुटेरों के दल का हिस्सा बनना है या उनको चुनौती देना है। जो भीतर का स्वार्थी जानवर है वो तो यही कहेगा कि काहे को झंझट में पड़ रहे हो तुम, उसी का हिस्सा बन जाओ ना, हम उनका हिस्सा क्यों बने, हम तो खुलेआम उनको चुनौती देंगे। जो सरकार के साथ नहीं है वो सरकार के खिलाफ है। दूसरे से आप क्या संबंध रखोगे जब आप स्वयं को उल्टा पुल्टा जानते हो? आप अपने स्वार्थ के लिए अगले का शोषण करोगे, अगला आपका शोषण करना चाहता है। जो इंसान अंदर से उलझा हुआ है वह सुलझे हुए संबंध कैसे बना सकता है? अगर जीवन में कोई चुनौती नहीं है तो जीवन बिखरा सा रहता है। अगर आप अपने आप को बेबस लाचार कहना छोड़ दिया है तो आपको आपके जीवन का सही दिशा मिल जाएगा और आप किसी न किसी दिशा में बेहतर कर पाओगे। धन्यवाद दोस्तों।